हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है सभी का एक बार फिर से JINC नर्सिंग पे। तो बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था माइस्थीनिया ग्रेविस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लैम्बार्ट-एटन सिंड्रोम। अभी आज हम बात करेंगे एक और डिजीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया क्या है उसकी बात करेंगे। बिल्कुल, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वी आर स्टार्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, वो है ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस नर्व प्रीवियसली। ट्राई ट्राई मीन्स दैट इज द थ्री। ट्राई का मीन्स क्या है? थ्री। सो ऐसी नर्व जिसकी कितनी ब्रांचेज है? तीन नर्व है, तीन ब्रांच, थ्री ब्रांचेज है। द थ्री ब्रांचेज ऑफ ए नर्व विच इज नॉन एज द ट्राइजेमाइनल नर्व। एंड न्यूरालजिया मीन्स न्यूरा, दो वर्ड से मिलके बना है न्यूरालजिया। न्यूरा मीन्स नर्व, एल्जिया मीन्स पेन। सो नर्व के अंदर पेन होता है, और कौन सी नर्व में पेन होता है? तो आपको आंसर देना है ट्राइजेमाइनल नर्व के अंदर। पेशेंट इज सफरिंग विद द पेन इन द नर्व एंड विच नर्व? योर आंसर शुड बी द ट्राइजेमाइनल नर्व। कौन सी नर्व होगी यहाँ पे? आंसर क्या देना है आपको? ट्राइजेमाइनल नर्व में पेशेंट को जब पेन होता है तो उस नर्व को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। तो ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया इज द कंडीशन इन विच पेशेंट हैविंग सीवियर पेन इन द नर्व, दैट इज ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। सो डिसऑर्डर ऑफ क्रेनियल नर्व 5, पहला पॉइंट आता है कि दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ क्रेनियल नर्व 5 विच नेम्ड बाय ट्राइजेमाइनल नर्व। नर्व 5 है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्राइजेमाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। सो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया, इज द डिसऑर्डर ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व 5। सेकंड पॉइंट, it is the excessive stimulation of sensory branch of the trigeminal nerve। so आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कौन सी नर्व मोटर है, कौन सी सेंसरी, कौन सी मिक्स्ड है। याद होगा, someone say money matter but my brother says big brain matter most। और उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो someone say money matter but का मतलब बोथ, और बोथ का मतलब दोनों ही। Trigeminal nerve is the mixed nerve which having motor as well as the sensory both function। दोनों ही फंक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऐसी नर्व को हम क्या बोलते हैं? ट्राइजेमाइनल नर्व। सो इसकी अगर हम बात करें, इट इज द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द सेंसरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। मेनली कौन सी ब्रांच में आपको यहाँ प्रॉब्लम मिलती है? द ट्राइजेमाइनल ब्रांच ऑफ द नर्व। जो आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व की जो सेंसरी ब्रांच है उसमें आपको इश्यू आता है, विच करेक्टराइज्ड बाय सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग नाइफ पेन और फेशियल रीजन। एक्सक्रूशिएटिंग, बहुत सीवियर टाइप का, जैसे चाकू से किसी ने काट दिया हो, इतना सीवियर दर्द होता है फेस वाले पार्ट पे। पर्सन हैविंग सो मच ऑफ सीवियर, पर्सन मे हैव लाइक दिस कंडीशन, ऐसा कंडीशन आपको दिखाएगा पर्सन। दैट इज द trigeminal neuralgia, very painful condition, very severe painful condition। it is the condition which only sensory affect the sensory branch। तो जैसे हमने बात किया था माइस्थीनिया ग्रेविस में, माइस्थीनिया ग्रेविस डिजीज ओनली अफेक्ट द सेंसरी ब्रांच, और सेंसरी जो आपका इफेक्ट है वही आता है। एज लाइक in the trigeminal neuralgia, the motor function is normal of the trigeminal nerve, only the sensory function is affected। जो sensory function है उसी में आपको अफेक्ट मिलता है। ट्राइजेमाइनल नर्व के अंदर मोटर ब्रांच पे कोई एक्शन, कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया इज द सेंसरी डिसऑर्डर, इट इज अ मोटर डिसऑर्डर, इट इज द मिक्स टाइप ऑफ डिसऑर्डर, और ऑल ऑफ द अबव जो भी है। तो हम वहाँ पे आंसर्स देते हैं कि इट इज नॉट द मोटर डिसऑर्डर, इट इज द सेंसरी डिसऑर्डर ओनली। ये सिर्फ सेंसरी डिसऑर्डर है, सेंसरी फंक्शन को प्रॉब्लम करता है, मोटर को कोई इश्यू नहीं करता है, याद रखना है। नेक्स्ट,
कोज और द रिस्क फैक्टर फॉर द ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया, क्या इसके कोज होंगे, क्या इसका रीजन होगा जिसकी वजह से आपको ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया आपको देखने को मिलता है। व्हाट विल बी द कोज और द रीजन फॉर द ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया में क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आपको मिलेगी? बिल्कुल माइस्थेनिया ग्रेविस में मोटर इफेक्ट आता है, बिल्कुल सेंसरी नहीं आता है, मोटर डिसऑर्डर है। वैसे ही अगर हम बात करें तो ये कौन सा डिसऑर्डर है? सेंसरी डिसऑर्डर है, इट इज नॉट द मोटर डिसऑर्डर। बात करें इसमें कोज की या रिस्क फैक्टर की, तो पहला पॉइंट आइडियोपैथिक या जिसको आप बोलते हैं अननोन, आपका अपना फेवरेट वाला कोज, अननोन कोज। आइडियोपैथिक या जिसको हम बोलते हैं अननोन कोज, बिना किसी अननोन इटियोलॉजी है, अभी तक नहीं पता चला कि क्यों होता है, बट फ्यू हाइपोथेसिस आर देयर, कुछ हाइपोथेसिस है जो हम समझ सकते हैं। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन, किसी भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। सो ड्यू टू एनी ऑटो इम्यून डिजीज दिस में प्रेजेंट। द सेकंड पॉइंट जिसकी अगर हम बात करें, बिल्कुल ये भी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो सकता है। माइक्रोवास्कुलर कंप्रेशन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, लाइक दिस इज द ट्राइजेमाइनल नर्व, और इसको जो वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है, माइक्रो वेसल्स जो ब्लड सप्लाई करती है, अगर इन वेसल्स में कंप्रेशन आ जाए किसी वजह से, कोई मसल्स इसको दबा दे या फिर किसी वजह से दब जाए, तो उस कंडीशन में जो आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व है उसकी ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई इंटरप्शन ऑफ दिस ट्राइजेमाइनल नर्व may lead to dysfunction of this nerve, और नर्व डिसफंक्शन से आपको ये डिजीज देखने को मिलती है। चेतना, मैंने यही बोला है कि इस डिजीज में जो ट्राइजेमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज हैं अलग अलग, उन ब्रांचेज में सिर्फ और सिर्फ सेंसरी ब्रांच में इफेक्ट आता है, मोटर ब्रांच जो है इफेक्टिव नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें, मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर के 2 पार्ट हैं, वायर में 2 पार्ट हैं, एक येलो है और एक ब्लू है। तो मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ येलो वायर कटा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा बोलोगे कि सर वायर तो 2 हैं, इसमें सिर्फ येलो कैसे कटा? सिर्फ येलो भी कट सकता है। सो लाइक दैट इन आवर ट्राइजेमाइनल नर्व वी हैव द डिफरेंट ब्रांचेस, वी हैव टू बेसिक ब्रांचेस, दैट इज वन इज सेंसरी एंड वन इज मोटर। So it will only affect the sensory branch, it will not affect the motor branch, motor branch को कोई इफेक्ट नहीं करती है, वो इसका मीनिंग है। सो मोटर ब्रांच का मतलब और सेंसरी ब्रांच का मतलब 2 वायर की तरह है, एक मोटर और एक सेंसरी है, और सेंसरी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है। सेंसरी में क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, जिसके अंदर डिजीज जो है आपके सेंसरी पार्ट में ही होती है, मोटर में नहीं होती है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसका नेचर है। डिजीज के अंदर जो पॉजिटिव एजेंट है वो सिर्फ सेंसरी में ही अफेक्ट करता है, मोटर में नहीं करता है। दैट इज द कंडीशन जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। बिल्कुल, वाई सेंसरी अफेक्टेड वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। सेंसरी क्यों अफेक्ट होता है उसका रीजन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज आइडियोपैथिक। ऑलरेडी हमने समझा था, वो लिखा हुआ है, दैट इज आइडियोपैथिक। नहीं पता क्यों होता है, कुछ नहीं पता ऐसा क्यों होता है, वो आपका सामने लिखा, आपका फेवरेट वाला कोर्स, दैट इज आइडियोपैथिक। याद रखना है, ओनली सेंसरी ब्रांच इज अफेक्टेड, मोटर ब्रांच इज नॉट अफेक्टेड। देन मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ब्रांच इज, सबसे कॉमनली अफेक्टेड ब्रांच कौन सी होती है? तो आंसर होगा द मोस्ट कॉमनली इज मैक्सिलरी ब्रांच। जो मैक्सिलरी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये मैक्सिलरी ब्रांच सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसके अलावा मैंडिबुलर ब्रांच भी अफेक्ट हो सकती है, और उसके साथ साथ में आपकी ऑप्थेल्मिक लास्ट में हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर, एंड देन उसके बाद में अगर हम बात करें तो वो है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। सो तीनों की ही अगर बात करें हम यहाँ पे, तीनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली ब्रांच कौन सी है? तो आपको आंसर लिखना है द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ब्रांच इज द मैक्सिलरी ब्रांच। जो मैक्सिलरी ब्रांच से हाईएस्ट अफेक्ट होती है। देन सेकंड नंबर पे मैंडिबुलर, एंड थर्ड नंबर में आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच। हाईएस्ट अफेक्ट किस में होगा? तो आपको आंसर लिखना है द मैक्सिलरी ब्रांच इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ब्रांच। सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली ब्रांच, आंसर शुड बी द मैक्सिलरी ब्रांच इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट।
आगे लिखा एज की कि किस एज में आपको मोस्ट कॉमनली होता है, तो आंसर लिखेंगे आप द मोस्ट कॉमन इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर इज अराउंड 15 टू 45 ईयर ऑफ एज। 15 से 45 साल की उम्र में 15 टू 45 ईयर में आपको ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कि द फीमेल आर मोर अफेक्टेड कंपेयर टू मेल। जो फीमेल्स होती है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इसीलिए उनमें ये डिसऑर्डर भी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई फीमेल हैव द मोर देन कंपेयर टू मेल। वाई इट इज occur in female more compared to male? That answer is idiopathic. Idiopathic is the answer for this line. Why it is more present in female compared to male? The reason is still unknown. Idiopathic is there. Okay, move करते आगे. So these all are about the cause or the risk factor or incidence factor for the your disease जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या है? ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया में आपको ये डिजीज की अगर हम बात करें तो देखने को मिलेगा ये सारे पॉइंट्स रिस्क फैक्टर में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द साइन एंड सिम्टम इन पेशेंट विथ ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। जब हम ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया में बिल्कुल ईटिंग नहीं करेगा, वो दर्द होगा तो ईटिंग नहीं करेगा, वही तो ध्यान रखना है, वही तो प्रॉब्लम है। ईटिंग नहीं करेगा, प्रॉब्लम यही तो है कि ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया में पर्सन खाना नहीं खा पाता है, और वही तो प्रॉब्लम है, ये यही तो क्या है, इश्यू है। सो साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो पर्सन हैव द सीवियर पेन एट द लोअर आईलिड्स, चेक्स, अपर गम, अपर लिप, जो लोअर गम्स, लोअर लिप, इन सब में यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है। सीवियर टाइप का पेन होगा पर्सन को, और उसकी वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होगा। दैट में अफेक्ट द सीवियर एक्सक्रूसिएटिंग पेन, नाइफ लाइक पेन विच इज डिस्टर्ब द फेशियल एक्सप्रेशन, सो इट इज कॉल्ड टिक ड्यूलोरैक्स। एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछा गया। व्हाट इज टिक ड्यूलोरैक्स? टिक ड्यूलोरैक्स मतलब जब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा तो पर्सन तेज द फेशियल एक्सप्रेशन, इट लुक देख बहुत इतना सीवियर पेन होता है, पर्सन ऐसे सो सीवियर पेन और एक्सक्रूटिंग, बहुत ज्यादा सडनली पेन होने वाला पेन, इसकी वजह से इतना दर्द होता है पर्सन अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाता, ऐसे बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन बनाएगा। एंड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन द डिजीज इज आल्सो नोन एज द टिक डिक, द टिक डोलुरैक्स जो नाम से हम इसको बोलते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम इस डिजीज की बात करें तो आंसर होगा टिक डोलुरैक्स, नाम से इसको हम जानते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है व्हाट इज द टिक डोलुरैक्स, योर आंसर शुड बी व्हेन अ पर्सन हैविंग various type of facial expression due to the presence of trigeminal neuralgia. This type of disorder is known as the tic douloureux. तो आंसर आपको देना है tic douloureux is the type of condition which known as the trigeminal neuralgia condition may lead to this condition. trigeminal neuralgia में आपको ये देखने को मिल सकता है। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट कंडीशन की ओर। आगे क्या है उसकी बात करते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
सो बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, पेन ड्यूरिंग च्यूइंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड ब्रशिंग। जब हम बात करें इस पेशेंट के अंदर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आपको मिलेगा, सो पेन जो होगा जब पर्सन खाना खाएगा, जब ड्रिंकिंग करेगा, जब खाना खाएगा या ब्रश करेगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर आपको दर्द देखने को मिलेगा। पर्सन में हैव द सीवियर पेन ड्यूरिंग चेविंग, ड्यूरिंग ड्रिंकिंग। जब पेशेंट ईटिंग करेगा, जब ब्रशिंग करेगा, उस टाइम बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ही सीवियर टाइप का पेन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे हम बात करें अदर सिम्टम की कि और क्या क्या यहाँ पे सिम्टम्स आएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स रिलेटेड टू पेन ओनली। यहाँ पे सेंसरी प्रॉब्लम है, सो सेंसेशन में पेन के रिलेटेड आपको सारे सिम्टम्स मिलेंगे। पर्सन में ओनली हैव द sensation type of symptoms only, pain related symptom during chewing, during eating, during drinking, इन सारे टाइम पे आपको ये दर्द मिलेगा। और हमें सेंसरी ब्रांच को स्टिमुलेट करने वाले सारे फैक्टर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। वी हैव टू एलिमिनेट ऑल द फैक्टर विच इज रिलेटेड टू सेंसरी ब्रांच। जो सेंसरी ब्रांच के रिलेटेड फैक्टर्स है उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। सो हम उसी की बात करें तो मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, in the management we will give the anti-seizure drug that is carbamazepine. This anti-seizure drug have the specific activity on the trigeminal nerve, will prevent the एक्शन पोटेंशियल, आपकी जो नर्व के अंदर एक्शन पोटेंशियल हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा। एंड डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल में लीड टू डिक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंड दैट में प्रिवेंट द पेन, जो पेन हो रहा है उसको प्रिवेंट करेगा। दैट्स व्हाई वी विल यूज द एंटी सीजर ड्रग इन पेशेंट विथ दिस कंडीशन। पेन जो है उस वाली कंडीशन में आप एंटी सीजर ड्रग, बिल्कुल इट इज मोस्टली अफेक्ट द यूनिलेटरल, मोस्टली अफेक्ट द यूनिलेटरल बट इट मे प्रेजेंट इन बायलेटरल। सम ये आपको मोस्टली यूनिलेटरल में अफेक्ट करता है लेकिन ये बायलेटरल भी प्रेजेंट हो सकता है। सो मोस्ट कॉमनली इट इज प्रेजेंट यूनिलेटरली, एक साइड में ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछे फॉर द trigeminal neuralgia, your answer should be carbamazepine, which is prevent the excessive stimulation of the nerve. Then एनाल्जेसिक ड्रग आप दे सकते हैं लाइक डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल, एनाल्जेसिक जो आते हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, हम अदर मैनेजमेंट जो भी सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम है लाइक फीवर आता है, पेन होता है, तो उसके अलावा अदर जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट वो करेंगे। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट ओनली, ये है आपका मेडिकल मैनेजमेंट। उसके साथ साथ में अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें तो वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, और नर्सिंग मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज इस मेडिकल मैनेजमेंट से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। जितने देर तक ड्रग रहेगी उतने टाइम तक इफेक्ट आएगा, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके मैनेजमेंट के लिए, इसके मैनेजमेंट को ट्रीट, इसको क्योर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब हम इस डिजीज की बात करें कार्बामाजेपाइन की, जहाँ पे हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के साथ साथ में सर्जिकल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं, जहाँ नर्व को परमानेंटली काट सकते हैं, नर्व को अपन कुछ इंजेक्शन ग्लिसरॉल लगा के परमानेंटली डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। So very important management for the trigeminal neuralgia is the surgical management. It is a most important management for the trigeminal neuralgia and it is the permanent management. ये कौन सा है? परमानेंट मैनेजमेंट है, जिससे परमानेंटली पर्सन ठीक हो जाएगा। क्या है इसमें? द ग्लिसरॉल इंजेक्शन। पहला हम क्या करते हैं यहाँ पे, ग्लिसरॉल इंजेक्शन। इंजेक्शन ग्लिसरॉल इज इंसर्टेड इन द सेंसरी ब्रांच ऑफ नर्व, so loss of sensation occur because glycerol destruct the myelin sheath. आप क्या करेंगे, जो आपका सेंसरी ब्रांच है नर्व का, उसके अंदर ग्लिसरॉल इंजेक्शन डालेंगे। जब हम ग्लिसरॉल इंजेक्शन डालेंगे तो उससे क्या होगा, ग्लिसरॉल इंजेक्शन की वजह से जो आपकी सेंसरी ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सॉरी, माइलिन शीट्स ऑफ द सेंसरी ब्रांच विल डिस्ट्रॉयड। और जब माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आपके नर्व इम्पल्सेस स्लोली ट्रांसमिट होंगी, और स्लोली ट्रांसमिशन होगा तो उस कंडीशन में आपका पेन जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेक ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ समझना है, ग्लिसरॉल इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। उसके साथ में अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की या दूसरे कंडीशन की, जो हम यहाँ देख सकते हैं वो है, फर्स्ट थिंग जो आप यहाँ करेंगे ग्लिसरॉल इंजेक्शन लगा के। दूसरा अगर हम बात करें इंजेक्शन ग्लिसरॉल के साथ साथ में हम और क्या कर सकते हैं, तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे राइजोटोमी जो है वो हम कर सकते हैं, कटिंग ऑफ सेंसरी नर्व रूट ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व।
जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उसकी सेंसरी नर्व रूट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, परमानेंटली सेंसरी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना तो उसको दर्द का सेंसेशन होगा, ना टच का होगा, ना ही कोई टेम्परेचर का होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, बट प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सो राइजोटोमी यानी कटिंग द नर्व इन विच वी कट द सेंसरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, दैट वी आल्सो परफॉर्म। सो आप राइजोटोमी करके नर्व को ही परमानेंटली क्या करो, कट कर दो। एंड वी कैन परफॉर्म ए ऑपरेशन दैट इज नोन एज द जेनेटा प्रोसीजर, दैट इज नोन एज द Zanetta procedure. In Zanetta procedure, this is the microvascular decompression surgery. अगर कोई मसल्स या कोई ऐसा एरिया जो आपकी नर्व की जो ब्लड सप्लाई करने वाली माइक्रो वेसल से उसको कंप्रेस कर रहा है, तो आप क्या करें, उसको डीकंप्रेस करने के लिए आसपास के एरिया को हटा दे, खाली कर दे, सर्जरी से उसको रिमूव कर दें, तो डीकंप्रेशन हो जाएगा, नर्व की ब्लड सप्लाई अच्छी होगी और आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी। तो दैट प्रोसीजर इज नॉन एज जेनेटा प्रोसीजर, in which decompressive surgery, in this the blood vessels which compress the myelin sheath are decompressed or subside। आप उसको माइलिन शीट को डीकम्प्रेस करके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं। सो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इन जेनेटा प्रोसीजर। जेनेटा प्रोसीजर में आप ये प्रोसीजर भी यहाँ पे कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो दिस कैन बी डन विथ द कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेसिव सर्जरी के अंदर आप ये भी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। तो these are the three surgical management which we can perform in this condition, that is glycerol injection, the rhizotomy, and we can perform the Zanetta procedure. The last one is the microvascular balloon plasty, जहाँ पे हम वेसल्स के अंदर अगर कोई कंप्रेशन हो रहा है तो आप बलून डाल के उसको, जैसे हम नॉर्मल हार्ट के अंदर बलून डाल के बलून प्लास्टिक करते हैं, वैसे ही आप वेसल्स में बलून डाल के उसको क्या करेंगे, अंदर से इन्फ्लेट करेंगे, तो वेसल फिर डायलेट हो जाएगी और वो भी आप कंप्रेशन को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो बलून इज इंसर्टेड एंड ओपन द कंप्रेशन, आप बलून इंसर्ट करके कंप्रेशन को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। दैट प्रोसीजर इज आल्सो वी कैन परफॉर्म इन दिस माइक्रोवास्कुलर बलून प्लास्टी सर्जरी जो आप यहाँ करते हैं उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। So this is all the surgical management, glycerol injection, rhizotomy, Zanetta procedure and microvascular decompression. Next हमारे पास है the nursing management for this disease। इस डिजीज को आप एज ए नर्स कैसे यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो हमारा एक ही मेन एम है, वो है नर्व के सेंसेशन को स्टिमुलेट होने से प्रिवेंट करना। नर्व के अंदर अबनॉर्मल सेंसेशन अगर हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करना हमारा पहली प्रायोरिटी होगी। तो पहली प्रायोरिटी हम क्या करना है, ना गर्म खाना खाना है ना ठंडा खाना खाना है। अवॉइड द हॉट एंड कोल्ड फूड एंड वाटर, ना तो कोई ठंडा पानी, ना गर्म पानी, ना आइसक्रीम खानी है, ना गर्मा गर्म मंचूरियन खाना है, कुछ नहीं खाना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला खाना खाना है। सो नर्व कैन नॉट स्टिमुलेटेड, अगर आप गर्मा गर्म खाएंगे तो नर्व स्टिमुलेट होगी, फिर आहा आहा करना पड़ेगा, दर्द की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम वाला होगा और उससे प्रॉब्लम ज़्यादा। तो इससे अच्छा ना गर्म खाएं ना ठंडा खाएं, बिल्कुल नॉर्मल फूड आपको क्या करना है, इनटेक करना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो आप ब्रशिंग को अवॉइड कर सकते हैं। ब्रश उस एरिया में ना करें जिधर नर्व कंप्रेशन हो रखा है या नर्व स्टिमुलेट होती है, अदर पार्ट में ब्रश करें, उस पार्ट में ब्रश ना करें। अगर ब्रश करें तो बिल्कुल सॉफ्ट वाला ऐसा ब्रश रखें जो बिल्कुल सेंसेशन जनरेट ना करें, तो वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अवॉइड द ब्रशिंग ड्यूरिंग द एपिसोड हो रहा है उस टाइम तो कम से कम ब्रश नहीं करें तो बेटर है। नेक्स्ट, जो आप खाना खा रहे हैं, चेविंग कर रहे हैं, वो जैसे राइट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड से खाएं, लेफ्ट साइड में हो रहा है तो राइट साइड में खाएं। सो एक ही साइड में आपको यूज करना है, दोनों साइड में उसको यूज ना करें। एक साइड से आप खाना क्या करें, स्टार्ट कर दें। अवॉइड चेविंग ऑन अफेक्टेड साइड, इट मे बी ऑन द राइट साइड और इट मे बी ऑन द लेफ्ट साइड। आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। जिस साइड में ये प्रॉब्लम आपके पर्सन में प्रेजेंट है उधर से खाना नहीं करना है। बिल्कुल सेमी लिक्विड या आप सॉफ्ट डाइट बोलते हैं, वो सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। आप सॉफ्ट डाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। सो दीज ऑल आर द नर्सिंग मैनेजमेंट विच ए नर्स कैन मैनेज इन अ पेशेंट विथ ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया। हमारा ट्राइजेमाइनल न्यूराल्जिया यहाँ कंप्लीट होता है और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिजीज के साथ में। अगली डिजीज क्या है उसको देखते हैं और
कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट डिजीज को। सो अगली जो डिजीज हमारे पास है वो है वेरी इंपॉर्टेंटली द फेशियल पाल्सी और द बेल्स पाल्सी। क्रेनियल नर्व 7, द फेशियल नर्व की हमने बात करी और उसी का डिजीज है ये फेशियल पाल्सी और द बेल्स पाल्सी। भाई साहब का मुंह ऐसा हो जाएगा, एक साइड में लटक जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। पर्सन हैव द हैंगिंग ऑफ फेस इन वन साइड, दैट इज द फेशियल पाल्सी और द बेल्स पाल्सी जो हम बात करेंगे। तो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व, दैट इज द फेशियल नर्व। किसका डिसऑर्डर है तो याद रखेंगे, इट इज द डिसऑर्डर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व, दैट इज द फेशियल नर्व। आपकी 7th क्रेनियल नर्व जिसको हम बोलते हैं फेशियल नर्व का डिसऑर्डर है ये। Facial palsy is characterized by loss of facial expression due to paralysis or abnormalities in most commonly unilateral motor branch of facial nerve. Facial nerve is also the mixed branch, mixed nerve, और इसके अंदर किसमें प्रॉब्लम मिलता है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में सेंसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम मोटर ब्रांच में है, इट इज द यूनिलेटरल ओनली, और उससे क्या होगा, लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। एक तरफ का मुंह कुछ नहीं होता, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, कोई भी मूवमेंट नहीं उधर का, कुछ भी नहीं होगा। सेंसरी इज नॉर्मल बट द मोटर इज अफेक्टेड इन द फेशियल पाल्सी और द बेल्स पाल्सी। बिल्कुल, जिसको रेडिएशन दिया है उसको फेशियल उसको आप डेंटिस्ट के पास इसलिए जाना है बिकॉज रेडिएशन देने की वजह से जो आपने नेक वाले पार्ट में कैंसर था यहाँ पे ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब रेडिएशन एक्सपोज होगा तो ओरल केविटी के अंदर स्टोमेटाइटिस, म्यूकोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, उसके साथ साथ में आपका कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। यहाँ पे रेडिएशन दी तो ये भी एक्सपोज होगा और उससे कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर के पास जाता रहना है हर साल 1-2 बार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो म्यूकोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, कैंसर की रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने मोटर ब्रांच की बात करी वो तो आपको मिल रहे थे यहाँ पे जो इधर वाला, लेकिन इसकी जो सेंसरी ब्रांच हमने पढ़ी थी, जो आपका 7th क्रेनियल नर्व है वो क्या करती है, टेस्ट के सेंसेशन एंटीरियर 2/3 को लेके जाती है। सो सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि ये भी लॉस हो सकता है, सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि पर्सन में हैव द लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन ऑफ एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, दैट इज द स्वीट सोर। आप पढ़ते हैं टंग के, अगर टेस्ट की बात करें तो टंग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे। सो दिस इज द स्वीट टेस्ट, दिस इज फॉर, दीज आर 2 फॉर सोर, खट्टे के लिए, एंड दिस इज द फॉर बिटर। कड़वा जो है वो पीछे जाने के बाद पता चलता है, आगे से नहीं चलता है। जब पीछे जाता है तब आपको पता चलता है कि कुछ कड़वा है। सो दिस इज फॉर बिटर टेस्ट, लास्ट वाला। सो एंटीरियर 2/3 होगा, आगे वाला 2/3, तो उससे क्या होगा, स्वीट और सोर दोनों ही आपका चला जाएगा। पीछे वाला जो बिटर टेस्ट है वो प्रेजेंट रहेगा, तो पर्सन में बिटर टेस्ट रहेगा। बिटर टेस्ट उसको पता चले, कड़वा दिया तो बोले हाँ ये कड़वा है, बाकी मीठा और दूसरा खट्टा पता नहीं चलेगा। सेंसरी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व में इन्वॉल्व, जो समटाइम इट में प्रेजेंट, समटाइम इट में प्रेजेंट की फेशियल ब्रांच का सेंसरी अफेक्ट भी हो सकता है। भाई साहब को देखेंगे तो इस तरह के भाई साहब आपको दिखेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, ड्रॉपिंग ऑफ आईज, आंख जो है इस आंख की कंपेयर में नीचे आ जाएगी, ये आंख इधर है और ये नीचे आ जाएगी, इस तरह से आई लीड नीचे की तरफ आ जाएगी। लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, ये इधर जो फोल्ड दिख रहा है दिस इज द नेजोलेबियल फोल्ड, लेकिन इस साइड में कोई फोल्ड नहीं है, नेजोलेबियल फोल्ड आपका चला जाएगा। और उसके साथ में ये कॉर्नर एक इधर है, एक कॉर्नर इधर है, दोनों की सिमेट्री देखे तो इधर जाता है, ये यहाँ पे आ गया कॉर्नर। सो ड्रॉपिंग कॉर्नर ऑफ माउथ, सो माउथ को कॉर्नर इधर आ जाएगा। ये नेजोलेबियल फोल्ड जो आपका ये फोल्ड आता है, दिस फोल्ड विल बी नॉट देयर, ये हट जाएगा, आपके ऊपर वाले आईलिड नीचे, ऐसे आंख नीचे आ जाएगी। ये सारा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। दैट में प्रेजेंट विच इज नोन एज द ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड एज वेल एज द ड्रॉपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ विल बी देयर। ये तीनों ही सिम्टम आपको यहाँ प्रेजेंट मिलेंगे।
सो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला द कोज ऑफ दिस डिजीज, तो यहाँ पे सेम आइडियोपैथिक और वी कैन से योर फेवरेट कोज दैट इज अननोन etiology. The best cause for this disease is still unknown. The exact cause of the disease is unknown. We don't know why this disease is happened. ये क्यों होता है अभी तक नहीं पता है, अननोन etiology की वजह से ये होता है और हमें नहीं पता कि इस डिजीज का कोज क्या है. देन सेकंड इज रिस्क फैक्टर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखेंगे. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या है इसमें कोज के अंदर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है? रिस्क फैक्टर दैट क्लोजली एसोसिएटेड बिटवीन सिंगल्स इन्फेक्शन. अगर पेशेंट में सिंगल्स इन्फेक्शन होता है, सिंगल्स इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से बेल्स पाल्सी या फिर फेशियल पाल्सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. वेरी कॉमनली पर्सन सफर विद द बेल्स पाल्सी और द फेशियल पाल्सी. सो अगर हम बात करें यहाँ पे सिंगल्स इन्फेक्शन की, व्हाट इज द सिंगल इन्फेक्शन? आंसर शुड बी रीएक्टिवेशन ऑफ द हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन. एक बार पेशेंट को हर्पीज जोस्टर हुआ, अब अगर वो हर्पीज जोस्टर फिर से एक्टिवेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल्स इन्फेक्शन. एंड इन 90% केसेज व्हेन पर्सन हैविंग फेशियल पाल्सी मे हैव द सिंगल इन्फेक्शन. 90% जो केस आते हैं उन केस में आपको क्या देखने को मिलता है कि उन पर्सन में सिंगल्स इन्फेक्शन प्रेजेंट मिलता है 90% पेशेंट के अंदर. सो सिंगल्स इन्फेक्शन इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन. इस डिजीज के साथ में बहुत ही कॉमनली आपको ये देखने को मिलता है जो हम सिंगल्स इन्फेक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट मूव करते आगे. डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू फेशियल नर्व. वेरी इंपॉर्टेंट. सिंगल्स इन्फेक्शन एज वेल एज द डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नर्व, फेशियल नर्व. अगर फेशियल नर्व की ब्लड सप्लाई किसी वजह से डिक्रीज होती है तो उससे भी क्या हो सकता है? आपके पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है. सो दिस मे प्रेजेंट ड्यू टू द decreased blood supply to the facial nerve, or it may present due to the presence of singles infection, or due to the unknown etiology. The disease may present in patient with facial palsy. patient में facial palsy होने के chances हो सकते हैं. नेक्स्ट द साइन एंड सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. क्या इसमें सिम्टम्स आएंगे? तो अभी जो हमने पढ़े वही सिम्टम आएंगे. क्या आएंगे? आईलिड ड्रॉप हो जाएगी, नेजोलेबियल फोल्ड एब्सेंट होगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, चेविंग नहीं कर पाएगा पर्सन, खाना स्वेलो नहीं कर पाएगा, स्वेलोइंग डिफिकल्टी, सारा का सारा देखने को मिलेगा आपको. सो लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ऑन द अफेक्टेड साइड. पर्सन जिस साइड में अफेक्टेड है उधर उधर से करेगा, इधर से नहीं कर पाएगा. लॉस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इन द अफेक्टेड साइड विल बी देयर. जिस साइड में अफेक्ट हुआ है, जिस साइड में प्रॉब्लम हुई है, वहां पे फेशियल एक्सप्रेशन पर्सन में प्रेजेंट नहीं होंगे. नेक्स्ट इनएबिलिटी टू राइज द आईब्रो. नॉर्मल पर्सन की बात करें तो आप अपने आईब्रो को ऐसे ऊपर कर सकते हैं, बट अगर इधर वाला अफेक्ट हुआ तो सिर्फ इधर वाले को ही कर पाएगा पर्सन, इधर वाला नहीं कर पाएगा. सो दैट विल बी लॉस ऑफ अफेक्ट. इधर वाला नहीं करेगा, सिर्फ ऐसे एक साइड वाला ही करेगा. So this may also present person may have the loss of facial expression on the affected side, inability to raise the eyebrow, inability to smile.
जो नॉर्मली आप दांत दिखा के है करते हैं, वो यहाँ पे भाई साहब का परमानेंट बंद हो जाएगा। वो कभी भी है नहीं कर पाएगा, अपने दांत नहीं दिखा पाएगा किसी को। सो पर्सन इज नॉट एबल टू स्माइल, पर्सन स्माइल नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू च्यू ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड में अफेक्ट हो रखा है उधर से खाना भी नहीं खा पाएगा बेचारा, पार्ट उधर का खाना खाने लायक भी नहीं रहेगा। अनएबल टू ईट ऑन द अफेक्टेड साइड दैट में आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, पर्सन का जो है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलेगा। जिस साइड में अफेक्ट, इधर से खा दोगे और इधर बाउल, इधर से सारा गिर जाएगा नीचे। सो पर्सन में सफर विद द ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। इनएबिलिटी टू पफ द चिक, नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपको बोले मुंह फुलाओ, तो आपको वैसे ही मुंह फुल जाता है, थोड़ा सा कुछ कोई बोले वैसे ही मुंह ऐसे फूल जाता है। ये भाई साहब कभी नहीं करेंगे, कभी मुंह नहीं फुलाएंगे। इनका परमानेंट मुंह जो है उदासी वाला एक साइड हो जाएगा, एक साइड वाला स्माइली बन जाएगा, उदासी वाला स्माइली हो जाएगा। दे आर नॉट एबल टू पफ द चिक, चिक को पफ नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ में अब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल्स, जब हम बात करें एक शादीशुदा आदमी की पहचान क्या होती है, तो उसके हेड पे रिंकल्स प्रेजेंट होना, और ये रिंकल्स भाई साहब के परमानेंट डिलीट हो जाएंगे। दे आर नॉट एबल टू फॉर्म दिस रिंकल्स फॉर्मेशन, आपके रिंकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज के क्लिनिकल सिम्टम हैं जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेंगे। So just wait for 1 minute. Again I'm starting the class. Just wait for 1 minute. मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अगर हम बात करें तो वो क्या होगा। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विथ फेशियल पाल्सी। जो फेशियल पाल्सी वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वहां पे आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है प्रेजेंट मिलेंगे। दीज ऑल आर द सिम्टम्स विच प्रेजेंट इन पेशेंट विथ फेशियल पाल्सी और द बेल्स पाल्सी। द नेक्स्ट वी हैव द मैनेजमेंट ऑफ फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी। ये जो डिसऑर्डर है ये छोटे छोटे डिसऑर्डर है, इनमें कोई मेजर इश्यू नहीं है, कोई मेजर डिजीजेज नहीं है। दीज आर द स्मॉलर डिजीज, और इसमें छोटा छोटा ही कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप इजीली इनको समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो द मैनेजमेंट ऑफ फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी, there is a 90% chance of recovery if patient is given high dose of corticosteroid therapy within 8 hours of facial palsy attack। जब भी अगर हम बात करें तो आपके पेशेंट के अंदर आपने अगर विद इन 8 आवर्स के अंदर अंदर आपने पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड का हाई डोज दिया, if you give the high dose of corticosteroid to this patient, the nerve damage will be recover। nerve damage क्या हो सकता है, वापस रिकवर हो सकता है, but it required time duration that is 8 hour। जैसे हमने सीवी आगे पढ़ेंगे ब्रेन अटैक, वहां भी हमारे पास मैक्सिमम 8 आवर्स है जिसमें हमें एंटी को आपका जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है वो देना होता है। सेम लाइक इसमें भी आप अगर 8 घंटे में हाई डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो ये डिजीज ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली आप फास्ट असेसमेंट करें,
जल्दी से असेसमेंट करें और इसको लेके जाएं हॉस्पिटल। 8 आवर्स के अंदर अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है, लाइक प्रेडनिसोलोन विद एंटासिड। जब हम कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर ये स्टेरॉइड देते हैं तो ये क्या करती है, इंक्रीज द एसिड प्रोडक्शन। एसिड प्रोडक्शन को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। और जब एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, आपको एसिडिटी के सिम्टम आएंगे। और एसिडिटी के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए हमेशा कोर्टिकोस्टेरॉइड या जो आपके स्टेरॉइड्स होते हैं उनके साथ में हम एंटासिड साथ में प्रोवाइड करते हैं। स्टेरॉइड हमेशा साथ में दिया जाता है जब आपके किसी पेशेंट में मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं, जब पेशेंट को प्रेडनिसोलोन या आप दे रहे हैं स्टेरॉइड तो उसके साथ में आपको क्या देना है, एंटासिड भी प्रोवाइड करना है। सो एंटासिड इज ऑलवेज गिवन विथ दिस कंडीशन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन, दिस इज आल्सो कैन डन। आप इलेक्ट्रिकली नर्व को फिर से क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिकली आप नर्व को फिर से स्टिमुलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो नर्व है इलेक्ट्रॉनिकल नर्व स्टिमुलेशन की वजह से आपके पेशेंट में आपको जो है प्रॉब्लम जो प्रेजेंट है वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो इलेक्ट्रिकली नर्व स्टिमुलेशन आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। और जब नर्व को आप स्टिमुलेट करोगे इलेक्ट्रिकली तो उससे आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर से ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बेस्ट मैनेजमेंट इज दैट प्रेडनिसोलोन इज द बेस्ट मैनेजमेंट, कोर्टिकोस्टेरॉइड इज द बेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे 90% चांस में आपके पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। सो राइट आंसर शुड बी, अगर आपको पूछे बेस्ट मैनेजमेंट तो कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको देना है जिसमें पेशेंट के चांसेस ज़्यादा है रिकवरी के। नेक्स्ट, हीट एप्लीकेशन फॉर वेसोडाइलेशन, अगर वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो आप हॉट एप्लीकेशन देंगे और उससे क्या होगा, वेसल डायलेट होगा और उसकी वजह से आपका पर्सन ठीक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सारा मैनेजमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, डिजीज और अगली डिजीज, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेशेंट में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा तो न्यूट्रिशनल स्टेटस आपको मेंटेन करना है। पेशेंट जो है स्वेलोइंग डिफिकल्टी होगी तो उसके हिसाब से चेविंग नहीं कर पाएगा तो सॉफ्ट डाइट देना है, वो सारा आपको एज ए नर्स ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगली डिजीज की ओर। नेक्स्ट डिजीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज वो है, we can say it is not a disease but these are the symptoms of disease। एक डिजीज होने के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीजर, फिट्स या इक्टस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, जहां से एग्जामिनर आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको पूछता है सीजर के बारे में, फिट्स के बारे में या इक्टस के बारे में। तो सीजर क्या है, फिट्स क्या है या फिर इक्टस क्या है, वो हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन अपना करते हैं इस डिजीज के ऊपर। क्या यहाँ पे डिस्कशन आपका या क्या यहाँ पे डिजीज जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सीजर, फिट्स या इक्टस जो हम पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं। क्या है सीजर, क्या है फिट्स या क्या है इक्टस, देखते हैं और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सीजर में किसी को जूता नहीं सूंघवाना है, अगर ये आप कर रहे हैं तो रॉन्ग प्रैक्टिस है। सो पहला पॉइंट, इट इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ प्रोटेक्टिव साइन ऑफ बॉडी। सीजर कोई हमारी बॉडी का डिसऑर्डर नहीं होता है, ये एक प्रोटेक्टिव साइन है कि बॉडी में एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है, उससे नर्व मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सो इट इज द प्रोटेक्टिव साइन ऑफ बॉडी, इट इज नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है। दिस इज द प्रोटेक्टिव साइन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का क्या है, ये प्रोटेक्टिव साइन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीजर और फिट्स और इक्टस इज नॉट अ डिसऑर्डर, इट इज अ प्रोटेक्टिव साइन ऑफ आवर बॉडी। The abnormal, excessive and uncontrolled, uncoordinated neural discharge within the brain which may or may not involuntary movement of the voluntary muscle with or without loss of consciousness term as the seizure। So पहला पॉइंट, सीजर की बात करें ये होता क्या है, तो ब्रेन के अंदर हम बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर वेरियस टाइप के न्यूरॉन का क्या होता है, ग्रुप होता है। दिस इज द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन।
दिस विल फायर, नॉर्मली ये क्या करता है, स्टिमुलेट होता है, फायर करता है और उससे नर्व इंपल्सेस जनरेट होती है. समटाइम a group of neuron or it may be whole brain may start firing excessively, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फायर करता है. abnormal uncontrolled और excessive न्यूरॉन का फायर करना, that may lead to, it may be person may have the muscle contraction or may be not, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट हो भी सकता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है. देन पर्सन मे हैव द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पर्सन मे हैव द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों ही हो सकता है. सो दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द सीजर. सीजर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाथ ऐसे झटके आना उसी को सीजर बोलते हैं. झटके नहीं भी आ रहे तो भी सीजर हो सकता है, पेशेंट कॉन्शियस है तो भी सीजर हो सकता है, और अगर पेशेंट में कॉन्शियसनेस नहीं है तो भी सीजर हो सकता है. सो दोनों ही कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है, दोनों ही कंडीशन यहाँ प्रेजेंट हो सकती है. नाउ व्हाट इज द एपिलेप्सी. सीजर की बात करें तो सीजर इज द एबनॉर्मल एक्सेसिव फायरिंग होना, अनकोऑर्डिनेटेड फायरिंग होना, दैट इज सीजर. When person have the tendency to have a seizure at least 3 to 4 timing, जब आपके पर्सन को ऐसा लगे कि 3 से 4 बार रेगुलरली सीजर आया, ठीक हो गया, फिर आया, फिर सीजर हो गया, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कंसिडर्ड एज द एपिलेप्सी. इसको हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी. सो सीजर अबनॉर्मल फायरिंग करना, एक्सेसिव फायरिंग करना, अनकोऑर्डिनेटेड अनकंट्रोल्ड फायरिंग होना, दैट इज द सीजर. एंड वही 4-5 बार हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एपिलेप्सी. उसको हम क्या बोलेंगे, एपिलेप्सी. एंड एक और कंडीशन यहाँ लिखी है, दैट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस. स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब होता है विदाउट गेनिंग द कॉन्शियसनेस, पर्सन को जो है रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर आता है. द डिजीज कंडीशन इन ए सीजर, रिकरेंट अटैक ऑफ सीजर विदाउट गेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट. पर्सन को 30 मिनट तक कंटिन्यूस सीजर आ रहे हैं, पर्सन अनकॉन्शियस पड़ा है, सीजर आ रहे हैं, पर्सन अनकॉन्शियस, फिर सीजर आ रहा है, अनकॉन्शियस पड़ा है, सीजर आए, फिर रुके, फिर आए, फिर रुके, ऐसा 30 मिनट तक होता है. तो ऐसे टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस. गेप ज्यादा नहीं होता है, इट मे बी फॉर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, दैट इज द गेप ओनली. 30 सेकंड्स में गेप आपको मिलता है, दैट इज द स्टेटस एपिलेप्टिकस. सो स्टेटस एपिलेप्टिकस विदाउट गेनिंग कॉन्शियसनेस, अगेन एंड अगेन जब सीजर आता है बिना कॉन्शियसनेस के गेन किए हुए, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज द डिजीज कंडीशन एंड उसको हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस. दैट कंडीशन इज नोन एज द स्टेटस एपिलेप्टिकस. इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस. सो स्टेटस एपिलेप्टिकस यानी बार बार सीजर का आना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेटस एपिलेप्टिकस. वन मोर कंडीशन दैट इज फेब्राइल सीजर. अगर फेब्राइल सीजर की बात करें तो फीवर आने की वजह से, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, पर्सन में गेट द सीजर. जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर होगा तो ब्रेन के वर्किंग होने की कंडीशन, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होगा उससे हाई होने पे ब्रेन के न्यूरॉन प्रॉपर काम नहीं करेंगे, और जब ब्रेन के न्यूरॉन प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, इन दैट केस पर्सन में हैव द सीजर, दैट इज नोन एज द फेब्राइल सीजर, जो कॉमनली आपको बच्चों में देखने को मिलते हैं, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन. फेब्राइल सीजर इज वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन चिल्ड्रन. बच्चों में आपको ये बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं. द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फेब्राइल सीजर इज रेक्टल डाइजेपाम प्लस पैरासीटामोल. आप रेक्टम से तो डाइजेपाम देते हैं और आईवी पीसीएम लगाते हैं, जिससे आपका जो फेब्राइल सीजर है वो क्या होगा, फीवर ठीक हो जाएगा, तो सीजर आपका ठीक हो जाएगा. तो सीजर को ट्रीट करने के लिए डाइजेपाम और फीवर को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल हम यहाँ देंगे बच्चे के अंदर, अगर ड्रग ऑफ चॉइस कभी पूछी जाए तो. देन वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंस. व्हाट इज द कन्वर्जन. भाई अगर 5 to 10 मिनट ही ऑप्शन में है, 30 मिनट ऑप्शन में नहीं है, तो 5 to 10 मिनट जो मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास का होता है वो सेलेक्ट करना है. अगर 5 to 10 भी लिखा है, 30 भी लिखा है, तो 30 सेलेक्ट करना है. सो जो आसपास में होता है उसको आपको रखना है यहाँ पे. चेतना, ऑलवेज रिमेंबर
अंडरस्टैंड द कंडीशन, मैं पहले भी बोला है, एक्सेसिव अननेसेसरी जो थिंकिंग है, क्वेश्चंस है, दैट इज नॉट करेक्ट पॉइंट. सो जस्ट ask the MCQs, the questions related to topic. The unnecessary thing which is present in villages और आपके घर में या किसी के गांव में कहीं पे होती है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछनी है कि ये क्या होता है वो क्या होता है. वी आर मेडिकल स्टूडेंट, वी आर इन मेडिकल साइंस, और जब हम मेडिकल साइंस में होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन द मेडिकल थिंकिंग. don't take the think to your village or your house or your villages की वो thinking की जूता सूंघाना, मोजा सूंघाना, that is not a professional behavior, वो professional thinking नहीं है. so think according to profession, profession के according think करें. इन किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा कि जूता सूंघाने से सीजर ठीक हो जाता है. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन क्वेश्चंस पुट करें, दैट इज मोर बेटर. मैं अगर यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, इट नॉट मीन दैट कि यू हैव अ फ्रीडम टू आस्क एनीथिंग. सो जो बुक्स, जो हमारा लिटरेचर, जो हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन आस्क द एमसीक्यू और यू कैन आस्क द क्वेश्चन, नॉट अननेसेसरी क्वेश्चन कि वहाँ पे ऐसा होता है तो वो क्यों होता है. आई हैव ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस, बट फोकस ऑन द क्लास. अगर क्लास पे फोकस करेंगे, उसके रिगार्डिंग अगर थिंक होगी, तो वहाँ पे मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा. अननेसेसरी कमेंट करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा, और फिर आपको ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होगी कि सर सिलेबस नहीं हुआ. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन्स की. व्हाट इज कन्वर्जन? सो कन्वर्जन इज द जर्किंग मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू एनी ब्रेन पैथोलॉजिकल कंडीशन. सो कन्वर्जेंस की अगर हम बात करें, सीजर के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि देयर इज नो पैथोलॉजी इन द ब्रेन, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेन के अंदर कोई डिजीज है, ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजिकल डिजीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको क्या हो रहे हैं, सीजर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जर्की मूवमेंट आ रहे हैं और कॉन्शियसनेस लॉस हो रही है. जर्की मूवमेंट प्रेजेंट होना प्लस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन इन द ब्रेन, दैट इज नोन एज द कन्वर्जन. ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन. तो कन्वर्जन इज द अकर्स ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम इन आवर ब्रेन. The pathological problem in our brain may produce the seizure that is known as the convulsion. उसको हम क्या बोलते हैं? Convulsion. So these all are the terms जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली कंडीशन पे, वो है कोज ऑफ सीजर्स. अगला क्या है हमारा? कोज ऑफ सीजर की किस वजह से आपको सीजर देखने को मिलते हैं. So it may be present due to the hyponatremia or the hypernatremia. Hyponatremia, that is the decreased level of sodium, and when sodium is decreased, in that case your depolarization will be delay, and depolarization जब नहीं होगा तो न्यूरॉन में फायर abnormally, न्यूरॉन जो है abnormally फायर कर सकते हैं यहाँ पे. हाइपरनेट्रीमिया मीन्स सोडियम लेवल इज वेरी हाई, और जब सोडियम ज़्यादा हाई होगा तो इस कंडीशन में न्यूरॉन के अंदर एक्सेसिव डीपोलराइजेशन होगा, एंड एक्सेसिव डीपोलराइजेशन में लीड टू डिक्रीज द टाइम फॉर रीपोलराइजेशन, एंड न्यूरॉन chemical structure will disturb, and again person may produce the seizure. So both condition may lead to seizure. Then hypercalcemia may produce excessive stimulation or excessive influx of the calcium, may lead to excessive release of neurotransmitter, excessive stimulation of the postsynaptic membrane, that may lead to excessive firing and may produce the seizure. It may be any brain toxicity due to any toxic effect in the brain. It may be any brain hypoxic condition, brain trauma, brain meningitis, or some drugs like aspirin, lithium. These are very toxic for our brain. ये drugs क्या हैं? ब्रेन के लिए टॉक्सिक होती है, ब्रेन में टॉक्सिसिटी कोज करती है, और उस टॉक्सिसिटी की वजह से आपको क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सीजर देखने को मिल सकते हैं. सो टॉक्सिक ड्रग में प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी इन आवर ब्रेन. जो टॉक्सिक ड्रग है वो आपके ब्रेन में क्या कर सकती है? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है. सो टॉक्सिक ड्रग में प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी. सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट. अगर हम बात करें आगे तो स्टेज ऑफ सीजर.
एमसीक्यू एग्जाम में यहां से पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंटली कि स्टेज की सीजर की स्टेज कितनी होती है। एग्जाम में एमसीक्यू यहां से आपको हर बार पूछा जाता है स्टेज ऑफ सीजर। तो सीजर की स्टेज की अगर हम बात करें तो वी हैव टोटल 3 स्टेज ऑफ सीजर। स्टेज ऑफ सीजर की अगर हम बात करें तो टोटल आप 3 स्टेज की बात करते हैं। यहाँ पे वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। तो इक्टस से हम स्टार्ट करते हैं। इक्टस इज द ग्रीक वर्ड फॉर सीजर। सीजर का ही एक वर्ड होता है इक्टस। जब पेशेंट को सीजर आता है उस फेज को हम क्या बोलते हैं? इक्टल फेज। दिस इज नॉन एज द इक्टस फेज या इक्टल फेज। बिफोर दिस फेज वी हैव द प्री इक्टल फेज, प्री इक्टल फेज, and after this seizure we have the post ictal phase, post ictal phase. so अगर हम बात करें सीजर की तो सीजर से पहले जो फेज होती है दैट इज द प्री इक्टल फेज। सीजर के टाइम जो फेज होती है दैट इज द इक्टल फेज एंड सीजर के बाद में जो फेज होती है दैट इज द पोस्ट इक्टल फेज। सो टोटल 3 फेज है हमारे पास, इक्टल फेज, pre-ictal phase and post-ictal phase. Now, this ictal phase is also known as the aura phase. This is also known as the aura phase. This is also known as the seizure phase. And this is also known as the recovery phase. Recovery phase. So, ictal phase, post-ictal phase and pre-ictal phase. Pre-ictal phase is the aura phase, ictal phase is the seizure phase, and the post-ictal phase is the recovery phase. In pre-ictal phase, person have the aura phase in which person have the very importantly auditory, gustatory hallucination. Person may suffer with the hallucination, and the hallucination specifically not the gustatory, olfactory hallucination. Person have the olfactory hallucination, olfactory hallucination आपको प्रेजेंट मिलेगा। पर्सन सीजर आने से पहले आपको बोलेगा कि मुझे कुछ बदबू उसकी स्मेल आ रही है। आपने चेक किया तो कोई स्मेल नहीं आ रही है। पर्सन इज ऑलरेडी नॉन केस ऑफ सीजर है। तो आप पेशेंट को तुरंत बेड पे ले जाके लेटा दे कि भाई आपकी ओरा फेज चल रही है, अब सीजर आने ही वाला है। तुरंत आप पेशेंट को बेड पे लेटा दें, उसके मुंह में तुरंत माउथ गैग लगा दें। सो प्री इक्टल फेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो दिस फेज कैन बी आइडेंटिफाई with the help of the presence of olfactory hallucination, and you just check for the olfaction. If olfaction really is there then no aura phase, but कोई olfaction नहीं है और सडन स्टिल आपको क्या लग रहा है कि कुछ स्मेल आ रही है, पेशेंट बोल रहा है लेकिन आपको फील नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे कंफर्म करें कि सीजर का पेशेंट है तो सीजर आने वाला है। एज ए नर्स आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? जब हम प्री इक्टल फेज की बात करें तो यहाँ पे हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पेशेंट को माउथ गैग लगाना है, पेशेंट को सेफ्टी के लिए बेड के ऊपर लेटाना है, सो सेफ प्लेस पे लेके जाना है और तुरंत माउथ गैग लगा देना है। चलाना नहीं है, घुमाओ, थोड़ी देर घूमो, बाहर जाके आओ, फ्रेश हवा खा के आओ। वो बाहर सीजर आएंगे और वहाँ गिर जाएगा। सो आपके पेशेंट में वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा जो इंडिकेट करेगा आपके पेशेंट में प्री इक्टल फेज को। नाउ द प्री इक्टल फेज इज फॉलोड बाई इक्टल फेज इन विच पर्सन हैव द सीजर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? सीजर प्रेजेंट होंगे। सीजर फेज के अंदर आपको क्या आएंगे? पेशेंट को सीजर आएंगे। सो दिस इज द इक्टल फेज इन विच द पर्सन हैव द सीजर एक्टिविटी। एंड इन द लास्ट, इन पोस्ट इक्टल और द पोस्ट रिकवरी फेज जिसमें हम बात करें तो दिस इज प्रेजेंट आफ्टर द सीजर इन विच पर्सन अगेन गेन देयर कॉन्शियसनेस, आपका वापस नॉर्मल स्टेज में आना स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग सीजर फेज रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ड्यूरिंग सीजर फेज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेफ्टी टू द पेशेंट। आपको सेफ्टी ध्यान रखना है, पेशेंट गिर नहीं जाए, इंजरी नहीं हो जाए, बेड पे उसको सेफली रखना है। एंड द सेकंड थिंग, इन ड्यूरिंग सीजर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्जर्वेशन। पेशेंट को क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है, क्लोजली वॉच करना है कि पेशेंट को कौन से टाइप का सीजर आया। डॉक्टर आपको बाद में पूछेगा कि कौन सा सीजर था, पार्शियल सीजर था या जनरलाइज सीजर था। है ये क्या होता है साहब? पता नहीं मुझे तो क्या था। तो आपको ऑब्जर्व करके बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का सीजर था। सो ड्यूरिंग सीजर कभी भी माउथ गैग नहीं लगाना है। माउथ गैग प्लेस किया तो सारे के सारे दांत टूट जाएंगे। सो ड्यूरिंग सीजर शुड नॉट प्लेस एनी माउथ गैग।
पेशेंट को ड्यूरिंग सीजर कोई माउथ गैग नहीं लगाना है, मसल सीवियर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पर्सन ब्रीथ नहीं करेगा ड्यूरिंग सीजर। तो एयरवे इज नॉट प्रायोरिटी इन ड्यूरिंग सीजर, द माउथ गैग शुड नॉट प्लेस ड्यूरिंग सीजर। हमारी प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन एंड सेफ्टी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग सीजर। एंड आफ्टर सीजर जब हम बात करें रिकवरी फेज की, तो पेशेंट ड्यूरिंग सीजर ब्रीथ नहीं करेगा, सो पेशेंट हाइपोक्सिया में हो सकता है। सो एयरवे इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, एयरवे। आपको एयरवे ओपन करना है प्रॉपर, आप हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेन्यूअर से ऑक्सीजन मास्क लगाना है, वो सारा काम कब करना है, पोस्ट इक्टल फेज में। पोस्ट इक्टल फेज में आपको ये काम करना है। सो दीज आर द 3 फेज ऑफ सीजर जिसकी हम बात करेंगे, स्टेज ऑफ सीजर जो हम पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द प्री इक्टल स्टेज और ओरा फेज, देन इक्टल स्टेज और पोस्ट इक्टल स्टेज, 3 स्टेज जो हम बात करते हैं। देन नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सीजर। सो ऑल 3 स्टेज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर रखनी है। प्री इक्टल स्टेज में आपको याद क्या रखना है, ओरा फेज में क्या होगा, सो प्रेजेंस ऑफ olfactory hallucination, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी प्रीक्टल फेज में, तो आंसर होगा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आपको माउथ गेग लगाना है टू प्रिवेंट द टंग बाइट। माउथ गेग ऑफर करना है, माउथ गेग टू प्रिवेंट टंग बाइट। एंड उसके साथ में सेफ्टी, सेफ प्लेस पे लेके जाना है, बेड पे ले जाके उसको लेटा देना है। सेफ्टी आवर सेकंड प्रायोरिटी, पेशेंट को सेफ्टी रखना है, सेफ रखना है। इक्टल फेज की बात करें तो इक्टल फेज में आपको क्या करना है, ड्यूरिंग इक्टल फेज जब हम बात करें यहाँ पे, तो इक्टल फेज के अंदर क्या होगा, इन इक्टल फेज आवर पेशेंट हैव द सीजर, यहाँ पे क्या होंगे, सीजर प्रेजेंट होंगे। और सीजर वाली फेज में हमें क्या करना है, सेफ्टी सेफ प्लेस पे रखना है। उसके साथ में क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ सीजर, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कौन से टाइप का सीजर है। यहाँ पे माउथ गेग नहीं लगाना है। और पोस्ट इक्टल फेज में हमारी पहली प्रायोरिटी, पेशेंट को क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी में एयरवे इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है, तो आंसर होगा एयरवे इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पोस्ट इक्टल फेज में आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि हमें पेशेंट का एयरवे चेक करना है, प्रॉपर एयरवे, आपको ऑक्सीजन लगानी है, पोजीशन देनी है, टिल्ट चिन लिफ्ट मेन्यूअर, तो ये सारा आपको पोस्ट इक्टल फेज में प्रोवाइड करना है। सो दीज आर द 3 फेज ऑफ सीजर जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सीजर, कितने टाइप का सीजर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सीजर। टाइप ऑफ सीजर की बात करें, कौन कौन से टाइप ऑफ सीजर आपको यहाँ मिलेंगे, कितने टाइप का सीजर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। सीजर के टाइप की बात करें तो हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, द जनरलाइज सीजर एंड जनरलाइज सीजर के अंदर आप ये टाइप्स पढ़ेंगे और पार्शियल सीजर में हम ये टाइप्स पढ़ेंगे। सो वी हैव द 2 टाइप्स, दैट इज जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर यानी व्हेन द सीजर इज प्रेजेंट इन होल बॉडी। What is generalized seizure? When seizure is present in whole body, that is known as the generalized seizure. And when a seizure is present in partial or a part of body, body के किसी पार्ट में आपको मिलते हैं, पार्ट ऑफ बॉडी में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वी विल से कि पेशेंट इज हैविंग पार्शियल सीजर। तो जनरलाइज सीजर और पार्शियल सीजर में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, when you are observing the patient and patient is having jerky movement in whole body, so you will say this is the generalized seizure. But when you are observing a patient and patient having seizure in this hand only, this hand is moving, other body part is normal, then you will say this is the partial seizure, this is the partial or we can say focal seizure. So when a part of body is jerking or a seizure is present in a part of body, that is known as the partial seizure. And when person is having a whole body jerky movement or present in whole body, that is known as the generalized seizure. उसको हम क्या बोलेंगे, generalized seizure बोलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे generalized seizure से, देन हम बात करेंगे partial seizure। First we will start with the generalized seizure and then we'll discuss about the second part, that is partial seizure. So first generalized, या जिसको हम अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, generalized seizure is also known as the
grand mal seizure. Generalized seizure is also known as the grand mal seizure. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं टॉनिक क्लॉनिक सीजर से. तो जनरलाइज सीजर का मीनिंग क्या है? एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज विद इन द होल ब्रेन न्यूरॉन. पूरे के पूरे ब्रेन में अबनॉर्मली न्यूरॉन फायर करेंगे और उससे पूरी बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट आएगा. दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज द जनरलाइज या ग्रैंड मल सीजर. जनरलाइज या ग्रैंड मल सीजर क्या है? जब पूरे के पूरे बॉडी के न्यूरॉन एक्सेसिवली फायर करना स्टार्ट करें, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड मल सीजर या जनरलाइज्ड सीजर. सो जनरलाइज सीजर या ग्रैंड मल सीजर क्या है? व्हेन abnormal neural discharge within the whole brain is known as the generalized या grand mal seizure. The first one is the tonic clonic seizure. First one is the tonic clonic seizure. So tonic का means muscle tone बहुत ज्यादा highly increase होना. Then clonic means relax होना. So muscle will stiff, relax. That is the tonic clonic phase of the seizure. So tonic clonic क्या होगा? In this tonic clonic seizure, person have the प्रेजेंस ऑफ ओरा फेज. यहाँ पे ओरा फेज प्रेजेंट होगी और उसके साथ साथ में पेशेंट क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस हो जाएगा. इन टॉनिक फेज द मसल विल स्टिफ एंड इन क्लॉनिक फेज मसल विल रिलैक्स. स्टिफनेस रिलैक्सेशन, दैट इज टॉनिक क्लॉनिक सीजर. ड्यूरिंग ओरा फेज पर्सन में हैव द ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन. पर्सन में क्या होगा? ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन आपको प्रेजेंट मिलेगा. टॉनिक फेज इज अराउंड 10 to 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के अंदर आपको मिलेगा, जहां पे मसल टोन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. टॉनिक फेज इज फॉर द 10 to 20 सेकंड और दिस विल इंक्रीज द मसल टोन. ये आपके पेशेंट में क्या करेगा? मसल टोन को इंक्रीज करेगा. मसल टोन यहाँ पे क्या होगी? इंक्रीज होगी. मसल टोन विल इंक्रीज. पर्सन में हैव द क्लेंस्ड हैंड. क्लेंस हैंड का मतलब अपने हाथों को ऐसे बंद कर देगा. ड्यूरिंग ईसीटी अगर हम बात करें, नॉट आफ्टर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी वी विल असेस फॉर द ग्रैंड मल सीजर. ड्यूरिंग ईसीटी हम ग्रैंड मल सीजर को असेस करते हैं या टॉनिक क्लॉनिक सीजर को असेस करते हैं, नॉट आफ्टर ईसीटी. आफ्टर ईसीटी सीजर नहीं आता है, ड्यूरिंग ईसीटी आपको सीजर देखने को मिलेगा. क्लेंस्ड हैंड एंड जो लॉक, आपका जो ऐसे लॉक हो जाएगा, हाथ ऐसे करो. दिस इज द क्लॉनिक फेज. देन टॉनिक फेज. क्लॉनिक फेज आएगा जहां जो लोग होगा पर्सन ऐसे टॉनिक बहुत ज्यादा मसल टोन इंक्रीज हो जाएगा, जो आपको देखने को मिलेगा. इट इज ओनली फॉर 10 to 20 सेकंड. देन पर्सन में हैव द ऑपिस्थोटोनस चेस्ट. पर्सन का चेस्ट हो जाएगा धनुषाकार. ऑपिस्थोटोनस यानी धनुष की तरह ऐसे हो जाएगा पर्सन. पर्सन ऐसे बेंड करेगा पीछे की तरफ, ऐसे हो जाएगा. पर्सन इज ऑपिस्थोटोनस पोजीशन में आ जाएगा. सो इट विल लुक लाइक दिस. भाई साहब पूरी तरह से ऐसे हो जाएंगे. ऑपिस्थोटोनस चेस्ट आपको देखने को मिलेगा. सो पर्सन में हैव द ऑपिस्थोटोनस चेस्ट, में हैव द इंक्रीज मसल टोन, क्लेंस्ड हैंड, हाथ पूरी तरह से बंद यहाँ पे, जो पूरी तरह से लॉक और लो होने की वजह से टंग बीच में आ गई तो पूरी तरह से कट जाएगी. वहां पे टंग बाइट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा. बिल्कुल प्रीक्टल फेज ही आपकी ओरा फेज है. वही हमने लिखा ओरा फेज यानी प्रीक्टल फेज. प्रीक्टल फेज जहां पे ओरा फेज चल रही है, सीजर आपके नहीं आएंगे. प्रीक्टल फेज में आपको सिर्फ क्या होगा? ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन आपको देखने को मिलेगा. सो ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन इज प्रेजेंट इन प्रीक्टल फेज, जो यहां आपको प्रेजेंट रहेगा. क्वेश्चन कभी कभी इन फेज के सिम्टम्स के बेस पे आपको पूछते हैं, तो याद रखना ऑपिस्थोटोनस चेस्ट इज करेक्टराइज्ड बाय, तो आंसर होगा दिस इज करेक्टराइज्ड बाय द टॉनिक फेज ऑफ जनरलाइज्ड सीजर और टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसमें आपको देखने को मिलता है. नेक्स्ट वी हैव द सेकंड फेज ऑफ क्लॉनिक फेज, दैट इज फॉर द 20 to 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड का होगा. और यहाँ पे जर्की मूवमेंट ऑफ बॉडी. अब आपकी क्लॉनिक टोन बढ़ी तो टॉनिक फेज, अब जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे मसल के अंदर. दैट इज द क्लॉनिक फेज. जब जर्की मूवमेंट आना स्टार्ट होंगे तो पर्सन में क्या होगा? क्लॉनिक फेज आएगा. फ्रॉथरिंग फ्रॉम द माउथ, मुंह से जाग आने लग जाएंगे. पर्सन के मुंह से सिक्रेशंस जाग आना. फ्रॉथरिंग यानी जाग आना, व्हाइट सिक्रेशंस आना, जाग बनना. दैट विल प्रेजेंट, जाग आना स्टार्ट हो जाएंगे. यू हैव द फ्रॉथनिंग फ्रॉम द माउथ. फ्रॉथिंग फ्रॉम द माउथ. पर्सन जो है ड्यूरिंग टॉनिक फेज में ब्रीथ नहीं करेगा. सो इन क्लॉनिक फेज पर्सन में हैव दिस टाइप ऑफ वेंटिलेशन. हाइपर वेंटिलेशन विल बी देयर. देन पर्सन में लूज द कोमा में जाएगा.
जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर एटलीस्ट 15 मिनट, 15 मिनट के लिए पेशेंट कोमा में चला जाएगा, पर्सन की कॉन्शियसनेस लॉस हो जाएगी, पर्सन में लूज द कॉन्शियसनेस फॉर 15 मिनट, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 15 मिनट के लिए पर्सन कोमा में चला जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर 15 मिनट, एंशियस रहेगा बाद में, मेमोरी इंपेयरमेंट कुछ टाइम के लिए। और अगर आपको बात की जाए कि जनरलाइज या टॉनिक क्लॉनिक सीजर हम बात कर रहे हैं जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाए, आंसर शुड बी वाल्पोरिक एसिड इज द फर्स्ट चॉइस एंड देन फेनिटोइन इज आल्सो यूज्ड। वाल्पोरिक एसिड इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड वी कैन आल्सो यूज द फेनिटोइन, फेनिटोइन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये दिस इज द फर्स्ट सीजर जो हम पढ़ रहे हैं जनरलाइज सीजर में, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जहां पे टॉनिक फेज आएगा, देन क्लोनिक फेज आएगा, और उसके बाद पर्सन में जर्की मूवमेंट आएंगे, क्लॉनिक फेज में फ्रॉटनिंग होगा, जहां आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ड्रग कौन सी यूज करनी, तो आंसर देना है वाल्पोरिक एसिड या फेनिटोइन की हम बात करें जो वाल्पोरिक एसिड दे सकते हैं, और अगर हम बात करें तो फेनिटोइन आप सेकंड लाइन ड्रग में यूज कर सकते हैं। थेरापेटिक रेंज की अगर हम बात करें वाल्पोरिक एसिड का, तो ये दिस इज फॉर वाल्पोरिक एसिड, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर वाल्पोरिक एसिड 50 to 100 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर ml फॉर वाल्पोरिक एसिड ओनली, दिस इज फॉर वाल्पोरिक एसिड। एंड द साइड इफेक्ट ऑफ वाल्पोरिक एसिड इज द एलोपेशिया, लॉस ऑफ हेयर एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर में टॉक्सिसिटी। ये जो दोनों लाइन है ये दोनों किसके लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ वाल्पोरिक एसिड। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये इसके लिए नहीं है। फेनिटोइन या एप्टोइन को मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, फेनिटोइन और एप्टोइन आई विल टीच यू इन डिटेल लेटर ऑन। ये दोनों इसके बारे में नहीं है, ये दोनों सिर्फ किसके हैं, वाल्पोरिक एसिड के बारे में, और वाल्पोरिक एसिड भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सेकंड सीजर हम बात कर रहे हैं मायोक्लोनिक सीजर। मायो का मीन्स मसल, क्लोनिक का मीन्स जर्की मूवमेंट। सो मायोक्लोनिक में क्या होगा, सिर्फ क्लोनिक फेज नहीं होगी, स्टिफनेस वाली फेज नहीं होगी, सिर्फ पर्सन में क्या आएंगे, जर्की मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। नो टॉनिक फेज, ओनली द क्लोनिक फेज, जर्की मूवमेंट होंगे, दैट इज द मायोक्लोनिक सीजर। ए जर्की मूवमेंट ऑफ सिंगल मसल ग्रुप और एनी सिंगल लिम्ब, किसी भी सिंगल ग्रुप या सिंगल लिम्ब या होल बॉडी में भी हो सकता है, प्रेजेंट होगा, दैट इज मायोक्लोनिक सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछे तो कार्बामाजेपाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायोक्लोनिक सीजर। मसल के ग्रुप में बहुत ज्यादा सीजर आएंगे आपको, और उसको हम क्या बोलेंगे, मायोक्लोनिक सीजर। पर्सन में हैव द सीजर अगेन दिस ओनली, नो टॉनिक फेज, ओनली द क्लोनिक फेज, दैट इज द मायोक्लोनिक सीजर। Therapeutic range for the carbamazepine is around 5 to 12 microgram mcg microgram per ml, that is the therapeutic range for this drug. Then side effect of the carbamazepine is the leukocytopenia, decreased level of leukocyte. Then sore throat or fever may also present with this carbamazepine. carbamazepine के साथ पेशेंट को फीवर आ सकता है, उसके साथ साथ में आपके पेशेंट में सोर थ्रोट हो सकता है, आपको ल्यूकोसाइटोपिनिया हो सकता है। अरे भाई ऑलरेडी वी मेंशंस प्रीवियसली कि आपको जो है अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, यू डोंट हैव द टाइम टू राइट द नोट्स। यहाँ साथ साथ में नोट्स नहीं लिख सकते, नोट्स लिखने के लिए टाइम नहीं है, नोट्स आपको बाद में जब क्लास वॉच करेंगे तब लिखने हैं, अभी नोट्स लिखने का टाइम नहीं होता है, अभी समझना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड करेंटली, डोंट राइट। लिखने में रहोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। सो पहले क्या करो, लिखना बंद करो और समझना स्टार्ट करो। यहाँ पे स्पीड कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत फास्टली कुछ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो छोटी छोटी तीसरी डिजीज पढ़ा रहा हूँ, और ये 3 डिजीज आधे घंटे में हो जाए, इतनी सी है। सो पहले क्या करना है, आपको समझना है, देयर इज नो फास्ट स्पीड, कोई फास्ट स्पीड नहीं है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं मायोक्लोनिक सीजर की। मायोक्लोनिक सीजर में आपका मसल, मायो मीन्स मसल और क्लोनिक का मीन्स जर्की मूवमेंट आपको मिलेगा, और जर्की मूवमेंट ऑफ सिंगल मसल और होल बॉडी में आल्सो प्रेजेंट। कार्बामाजेपाइन जो है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ल्यूकोसाइटोपेनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, सोर थ्रोट में प्रेजेंट एंड पर्सन में सफर विथ फीवर। पेशेंट में क्या मिलेगा, आपको फीवर देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सीजर, दैट इज एटोनिक सीजर। सो टॉनिक क्लोनिक सीजर के अंदर अगर हम बात करें, बिल्कुल वहां भी ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाजेपाइन, और यहाँ भी है टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक फेज में क्या होगा, मसल स्टिफ हो जाएगी, दैट इज टॉनिक फेज। क्लोनिक फेज में जर्की मूवमेंट आना। टॉनिक फेज 10 to 20 सेकंड, क्लोनिक फेज 20 to 30 सेकंड। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे
आपका वाल्पोरिक एसिड हो गया टॉनिक क्लोनिक सीजर। देन सेकंड मायोक्लोनिक, मायो मीन्स मसल, क्लोनिक मीन्स क्लोनिक फेज। सो सिर्फ मसल में जर्की मूवमेंट आ रहे हैं, नॉट टॉनिक फेज, दैट इज मायोक्लोनिक सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे कार्बामाजेपाइन। एटोनिक सीजर, ए का मीन्स होता है एब्सेंस, टोन का मीन्स टॉनसिटी। सो सडनली पर्सन की मसल की टॉनसिटी एब्सेंट हो जाती है, और जब मसल की टॉनसिटी एब्सेंट होगी तो पर्सन क्या करेगा, धूम से नीचे गिरेगा। और उस कंडीशन में दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है डेंजरस इसको, बिकॉज इस कंडीशन में आपके पेशेंट में गिरने के, फॉल के चांसेस सबसे ज्यादा हो। सडनली मसल टोन लॉस हो जाती है, पर्सन नीचे गिर जाता है, और मसल टोन लॉस होने से आपके पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा, हेड इंजरी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजर, दैट इज एटोनिक सीजर। द सडन लॉस ऑफ मसल टोन लीड टू फॉलिंग ऑन ग्राउंड। मसल टोन लॉस होने से पर्सन नीचे गिर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एटोनिक सीजर, दैट इज द एटोनिक सीजर। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजर, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे डेंजर टाइप का सीजर कौन सा है, जितने भी टाइप है तो उसमें आंसर क्या लिखना है, दैट इज आंसर आपको यहां लिखना है कि आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा मोस्ट डेंजरस सीजर इज द एटोनिक सीजर। यहाँ पे क्यों डेंजरस है, क्योंकि पर्सन फॉल होगा, हेड इंजरी होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो हमें इस सीजर आते ही पता ही नहीं चलेगा, टॉनसिटी लॉस होगी, पर्सन धाम से नीचे फॉल हो जाएगा जमीन पे, एटोनिक सीजर। देन अगले सीजर की बात, इसके अंदर अपन ड्रग की बात करें तो जो कॉमन ड्रग हम पढ़ते हैं लाइक एप्टोइन, फेनिटोइन जो ड्रग है, कार्बामाजेपाइन और आपका वाल्पोरिक एसिड, सारे ही ड्रग हम यूज कर सकते हैं एटोनिक सीजर के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है अब्सेंट सीजर। अब्सेंट सीजर की बात करें तो उसका मतलब है, अब्सेंट सीजर यानी बॉडी के अंदर सीजर का एपिसोड है मत, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा, देयर इज नो सिम्टम इन द पेशेंट बॉडी, नो जर्की मूवमेंट, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पर्सन इज इन ड्रीमी स्टेट। absent seizure, no symptom of seizure, but when you go for the MRI, in MRI you will see कि पेशेंट को सीजर आया था, इतने टाइम के लिए सीजर आया, बट नो सीजर के सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं आएंगे। तो absent seizure is most common in children, no unconsciousness, no involuntary movement, person staring in vacant space just like daydreaming, staring in the ऐसे करता रहेगा। सो बॉडी के ब्रेन के अंदर सीजर आ रहा है, बट एक्सटर्नली नो सिम्टम इज देयर, और इट्स वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में बहुत कॉमन सा देखने को मिलता है। जैसे डे ड्रीमिंग आप करते हैं, दिन में सपने देखने वाली स्थिति में पर्सन होगा, ऐसे सिम्टम, ऐसे सीजर को हम बोलते हैं। आपका आंसर क्या होगा, दिस इज द अब्सेंट सीजर। अगर बात करें यहाँ पे एक और एपिसोड आपका कंडीशन है कि पैटिटमाल सीजर क्या होता है। सो पैटिटमाल सीजर इज अ टाइप ऑफ अब्सेंट सीजर व्हेन पर्सन हैविंग 100 और मोर देन 100 टाइम, एटलीस्ट फॉर 100 और मोर देन 100 टाइम इन अ डे, एक दिन में 100 या उससे ज्यादा बार सीजर आता है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपके पेशेंट के अंदर पैटिटमाल सीजर आ रहा है। तो एपिसोड ऑफ द अब्सेंट सीजर फॉर मोर देन 100 और मोर देन 100 टाइम, दैट इज कंसिडर्ड एज द पैटिटमाल सीजर। इसको हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं, पैटिटमाल सीजर के नाम से कंसिडर करते हैं। सो व्हाट इज द पैटिटमाल सीजर, your answer should be when the person is having seizure for 100 or more than 100 time, that is considered as the पैटिटमाल सीजर। absent सीजर के 100 से ज्यादा बार एपिसोड आना, उसको हम क्या बोलेंगे, पैटिटमाल सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस इज द इथूसक्सीमाइड इन चिल्ड्रन एंड वाल्पोरिक एसिड इन एडल्ट। ऑप्शन सीजर अगर आता है एडल्ट में तो वाल्पोरिक एसिड देनी है, और बच्चों में कॉमनली आता है तब हमें इथूसक्सीमाइड जो ड्रग है वो प्रोवाइड करनी है। इथूसक्सीमाइड इज द ड्रग विच इज कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन एंड वाल्पोरिक एसिड इन एडल्ट। तो पहले 4 टाइप जनरलाइज सीजर या ग्रैंडमल सीजर के 4 टाइप, चारों कंप्लीट। पहला था टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक क्लोनिक में क्या हुआ, टॉनिक फेज में टॉनसिटी बढ़ी, टॉनसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मसल स्टिफ हो गई, क्लेंस्ड हैंड हो गया, पर्सन का जो लॉक हो गया और ऑपिस्थोटोनस स्ट्रक्चर्स बन गई, दैट इज नोन एज द टॉनिक फेज। 10 to 20 सेकंड होगा। क्लोनिक फेज की बात करें, सो क्लोनिक फेज के अंदर आप देखेंगे तो पर्सन हैविंग लो
जर्की मूवमेंट इन द मसल दैट विल फॉर 20 to 30 सेकंड, और उस कंडीशन में आपको क्या होगा, फ्रॉथिंग ऑफ द माउथ, जर्की मूवमेंट ऑफ द बॉडी आपको देखने को मिलेगा। पर्सन में हाइपर वेंटिलेशन, वेरी एंजियस आपको देखने को मिलेगा, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर दैट सीजर, दैट इज द क्लोनिक फेज। ड्रग ऑफ चॉइस वाल्पोरिक एसिड इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। सेकंड था मायोक्लोनिक सीजर इन विच ओनली person have the clonic phase, jerky movement is only no tonic phase, that is the myoclonic seizure। और अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की तो कार्बामाजेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। थर्ड हमने बात किया जहां पे हम बात कर रहे थे, तीसरा सीजर जो हमने पढ़ा वो था एटोनिक सीजर, दैट इज द लॉस ऑफ सडन लॉस ऑफ मसल टोन विच इज करेक्टराइज्ड बाय फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, दैट इज द मोस्ट डेंजरस सीजर। और फोर्थ वन हमने बात किया एब्सेंट सीजर, जिसमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा, दैट इज नो सिम्टम, पर्सन में कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर। तो एब्सेंट सीजर आपका पर्सन में देयर इज नो मूवमेंट, नो जर्की मूवमेंट, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, नथिंग, एवरीथिंग इज नथिंग, पर्सन इज हैविंग एब्सेंट सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, अगर 100 या उससे ज्यादा एपिसोड आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैटेटमाल सीजर। ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसक्सीमाइड इन चिल्ड्रन एंड वाल्पोरिक एसिड इन एडल्ट। सो अगला सीजर जो है वो है हमारे पास सेकंड टाइप का सीजर, और उसको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर। दूसरा सीजर कौन सा था, तो आंसर होगा पार्शियल सीजर। द सेकंड सीजर इज द पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर क्या होगा, पार्शियल सीजर में क्या सिम्टम आएंगे, बात करें अगर हम इस सीजर की, पार्शियल सीजर डेंजरस टाइप का सीजर है आपका पार्शियल सीजर। So partial seizure or we can say focal seizure, also known as the focal seizure। focal seizure का मतलब ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन में जो हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, ब्रेन की जो स्ट्रक्चर्स है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्ट के न्यूरॉन एक्सेसिव फायर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज द फोकाई, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन फोकाई विल प्रोड्यूसिंग ए सीजर, दैट इज नोन एज द फोकल सीजर। फोकल सीजर। सो एक पार्ट से जब एक्सेसिव फायरिंग होती है तो पार्शियल सीजर या फोकल सीजर, और होल ब्रेन जब आपका न्यूरॉन एक्सेसिव फायर करता है तो उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा सीजर, जनरलाइज सीजर या टॉनिक क्लॉनिक ग्रैंड mal सीजर। इट इज देन abnormal न्यूरल डिस्चार्ज विद इन द पार्शियल एरिया ऑफ ब्रेन कॉल्ड पार्शियल सीजर। ब्रेन के किसी एक पार्ट से आपको एबनॉर्मल फायरिंग हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल सीजर, दैट इज कंसिडर्ड एज द पार्शियल सीजर। तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल सीजर। द मोस्ट कॉमन साइट इन टेम्पोरल लोब, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द पार्शियल सीजर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, तो आंसर लिखना है टेम्पोरल लोब। इट मे प्रेजेंट इन एनी लोब बट द मोस्ट कॉमन साइट इज द टेम्पोरल लोब। की सबसे ज्यादा ये कौन सी लोब में मिलेगा, तो आप आंसर लिखेंगे कि इट इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन टेम्पोरल लोब। आपकी टेम्पोरल लोब में ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है। फोकल सीजर का मतलब है पार्शियल सीजर, और ग्लोबल सीजर का मतलब है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर इज आल्सो नोन एज ग्लोबल सीजर, यानी जब पूरा का पूरा ब्रेन फायर करता है एक्सेसिवली तो ग्लोबल सीजर, और ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं फोकल सीजर। सो ग्लोबल सीजर का मीन्स जनरलाइज सीजर, और फोकल सीजर का मीन्स पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर के दो टाइप्स हमने डिवाइड किए थे, वी डिवाइडेड टू टाइप्स, जो हमने बात किया था पार्शियल सीजर के अंदर दो टाइप जो हम डिस्कस कर रहे थे। ओरा इज ऑलवेज प्रेजेंट इन पार्शियल सीजर, अगर पेशेंट को पार्शियल सीजर आता है तो हमेशा ओरा फेज आपकी यहाँ प्रेजेंट मिलेगी आपको। पर्सन इज ऑलवेज हैविंग ओरा फेज। दो टाइप हम इसके पढ़ेंगे, सिंपल पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। Two types of partial seizure, that is the simple partial seizure and complex partial seizure। दोनों की बात करेंगे, simple partial and complex partial seizure। So simple partial seizure में क्या होगा, no loss of consciousness, no loss of consciousness, कोई भी consciousness में loss नहीं होगा। no motor function loss, पर्सन के कोई भी मोटर फंक्शन में loss नहीं होगा। ओनली सेंसरी फंक्शन लॉस, पर्सन के सेंसरी जिस पार्ट का सीजर आ रहा है, लाइक टेम्पोरल में आ रहा है, पैरेटल में आ रहा है, आपके पैरेटल में आ रहा है, ओसिपिटल में आ रहा है या फ्रंटल में आ रहा है, उस पार्ट के सेंसरी फंक्शन लॉस होंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा। एंड दिस इज द सिंपल पार्शियल सीजर। ये क्या है,
सिंपल पार्शियल सीजर, कोई कॉन्शियसनेस लॉस नहीं, कोई मोटर फंक्शन लॉस नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है, जिस पार्ट में सीजर आया उस पार्ट के सेंसरी फंक्शन लॉस हुए, दैट इज नोन एज द सिंपल पार्शियल सीजर, दैट इज द सिंपल partial seizure. Then we have the complex partial seizure in which consciousness may be altered, no sensory or motor loss, ओनली मेंटल फंक्शन लॉस। पर्सन के अंदर आप देखेंगे प्रीवियस वंस में तो सिर्फ सेंसरी लॉस हुआ था, बट यहाँ पे मेंटल फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, थिंकिंग, आपका मेमोरी, जितने भी मेंटल फंक्शन, थॉट जो भी हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकती है, उसके साथ साथ में मेंटल फंक्शन सारे लॉस हो जाना, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो सिंपल पार्शियल सीजर सिर्फ सेंसरी लॉस, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर पेशेंट के अंदर सेंसरी नॉर्मली इंटैक्ट रहेंगे, मोटर इंटैक्ट रहेगा, बट कॉन्शियसनेस के साथ साथ में मेंटल फंक्शन जब अल्टर होंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। नेक्स्ट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ सीजर। हमें सीजर में क्या डायग्नोसिस करना है, कैसे आप पता लगाएंगे कि पेशेंट को सीजर आया या नहीं आया। हाउ यू डिटरमाइन पेशेंट हैविंग सीजर, तो सीजर को डायग्नोस करने के लिए आप क्या करेंगे, एमआरआई प्रोवाइड द कोज ऑफ सीजर, सीजर किस वजह से आया है वो आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्या करेंगे, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस विल प्रोवाइड यू द कोज ऑफ सीजर, की सीजर आने का रीजन क्या है, व्हाई पर्सन हैविंग सीजर, द एमआरआई विल प्रोवाइड यू द कोज ऑफ सीजर। एंड इफ यू गोइंग विद द EEG, the EEG will provide you the type of seizure. EEG, electroencephalography, 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 it will provide you the type of seizure, किस टाइप का सीजर आया, पार्शियल सीजर था या आपका वी कैन से जनरलाइज सीजर था, फोकल था या ग्लोबल था, कौन से टाइप का सीजर था, टॉनिक क्लोनिक था, मायोक्लोनिक था, ये सारा किससे पता चलेगा, तो ईईजी करने से आपको पता चलेगा कि टाइप कौन सा था, और एमआरआई करने से आपको पता चलेगा कि सीजर का कोज क्या था। देन वी कैन परफॉर्म द सीटी स्कैन आल्सो, आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, आप पैट स्कैन कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, बट दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीजर। सीजर को डायग्नोस करने के दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एमआरआई एंड आपका ईईजी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी आर टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सीजर। देन मैनेजमेंट ऑफ द सीजर, सीजर को कैसे हम ट्रीट करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट को सीजर आता है, तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट फॉर आवर पेशेंट विथ सीजर। सो सीजर के मैनेजमेंट में आप वाल्पोरिक एसिड दे सकते हैं, इट इज एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। वाल्पोरिक एसिड की बात करें तो इट इज द फास्ट एक्टिंग ड्रग। वाल्पोरिक एसिड क्या है, फास्ट एक्टिंग आईवी ड्रग है जो आपको इंस्टेंटली रिलीफ करने के लिए, एक हॉस्पिटल में सडनली एपिसोड आता है तो हम तुरंत क्या देंगे, वाल्पोरिक एसिड देंगे। लेकिन अगर हम घर पे या कंटिन्यूस यूज की बात करें तो जो सीजर का पेशेंट, उसको एपिलेप्सी वाले पेशेंट को कंटिन्यूस घर पे एप्टोइन दी जाएगी, वो लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम तक लेनी पड़ेगी और लंबे टाइम तक वो चलती रहेगी उसके। सो वाल्पोरिक एसिड दे सकते हैं, फेनिटोइन दे सकते हैं, कार्बामाजेपाइन दे सकते हैं, आप लेविट्रासेटम दे सकते हैं। सारी की सारी ड्रग्स कौन सी है, दीज ऑल आर द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये सारी कौन से ग्रुप की ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो आप यूज करेंगे इस पेशेंट में। उसके अलावा इथोसक्सीमाइड जो हमने पढ़ा था वो भी आप दे सकते हैं। तो दिस ग्रुप ऑफ ड्रग विच वी आर यूजिंग कॉमनली। कुछ ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, जैसे पहले नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इन ड्रग्स के बारे में जो आपकी वाल्पोरिक एसिड, आपका एप्टोइन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। लाइक ओरा फेज है तो आपको माउथ गैग देना है। एयरवे क्लियरेंस इज द ऑलवेज प्रायोरिटी इन पोस्ट सीजर फेज में आपकी क्या होगी, इन पोस्ट इक्टल फेज एयरवे क्लियरेंस इज द प्रायोरिटी इन पोस्ट इक्टल फेज। देन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, प्रिवेंट ऑफ फॉल इज द प्रायोरिटी। अगर खड़ा है पेशेंट तो आपको पेशेंट को फॉल से प्रिवेंट करना हमारी प्रायोरिटी होगी। अगर पेशेंट खड़ा है तो उसको फर्म सरफेस पे लेटाना है, पत्थर पे ले जाके लेटा दिया। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन इज द प्रायोरिटी इन ड्यूरिंग सीजर।
स्टाइड रेल शुड बी अप एंड नेवर बी रिस्टेन। ऐसे नहीं पेशेंट को सीजर आ रहा है तो बांध के रख दिया, बांध के नहीं रखना है, पेशेंट को ओपन रखना है, साइड रेल अप रखनी ताकि नीचे नहीं गिरे। एंड हाइपर ऑक्सीनेट द पेशेंट आफ्टर सीजर, सीजर के बाद पेशेंट को क्या करना है, हाइपर ऑक्सीनेशन करना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन नेवर ऑफर द वाटर जस्ट आफ्टर सीजर ड्यू टू द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। आपका पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए सीजर होने के जस्ट बाद में कभी भी पेशेंट को पानी नहीं पिलाना है। पानी पिलाया तो पेशेंट को क्या हो सकता है, एस्पिरेशन हो सकता है। सो जस्ट आफ्टर सीजर कभी भी पेशेंट को पानी नहीं पिलाना है, कभी भी पेशेंट को वाटर नहीं देना है सीजर होने के बाद में, याद रखना है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड ऑल द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो सारी की सारी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। कल हम 2:30 PM से अगली क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में, उनका मैकेनिज्म, उनका एक्शन, उनके साइड इफेक्ट सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे कल 2:30 PM से। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और फिर से मुलाकात करेंगे शार्प 8 PM पे, जहां पे YouTube के ऊपर एक धमाकेदार सेशन के साथ हम बात करेंगे आने वाले नोट से 2023 के क्रैकिंग MCQ के साथ में। तो 8 बजे JINC नर्सिंग पे हम शुरुआत करेंगे एक और धमाकेदार सेशन की, जहां पे हम बात करेंगे वेरियस टाइप के क्रैकिंग MCQ। आज 8 बजे, शाम को 8 बजे हम मुलाकात करेंगे एक और क्रैकिंग MCQ के साथ में। तो बने रहे इसी तरह से JINC नर्सिंग पे, और शाम को 8 बजे आप सभी ज्वाइन करें JINC नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे, जहां हम धमाकेदार बात करेंगे क्रैकिंग MCQ की। तो आज के लिए बस यहीं तक, आप लोग जो हैं बने रहे और हम मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार शुरुआत करेंगे आपकी क्रैकिंग MCQ क्लास के साथ में शाम को 8 बजे। थैंक यू।